पिछले सेशन में देखे थे स्टैंडर्ड एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में देखे थे कि जितने भी लोन अकाउंट हैं, चाहे टर्म लोन नेचर के हों, सीसी नेचर के हों, ओडी नेचर के हों, उन सभी अकाउंट में किस तरह से एनपीए क्लासिफिकेशन होती है, कितने दिनों बाद होती है, वो सब चीज़ें पिछले वीडियो में देखे थे। जैसे मान लेते हैं कि टर्म लोन नेचर का है तो ड्यू डेट से 90 दिनों तक तो ये अकाउंट एनपीए नहीं होती है, लेकिन 90 दिनों के बाद अकाउंट एनपीए हो जाती है। उसी तरह से सीसी या ओडी नेचर का कोई अकाउंट है, उसमें आउट ऑफ ऑर्डर होता है। आउट ऑफ ऑर्डर 2-3 कारणों से होती है। पहला है कि उसमें जो सैंक्शन अमाउंट होता है या फिर ड्राइंग पावर अमाउंट होता है, उससे आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक्सीड कर जाती है और वह अमाउंट 90 दिनों तक लगातार रहती है, तो वह अकाउंट अनियमित हो जाती है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। अगर आपको ये सब चीज़ें देखना है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग आगे चलेंगे। उसी का एक पार्ट है छोटा सा, बिल परचेज। तो बिल परचेज में भी जो अकाउंट ओवर ड्यू हो जाता है, उसके बाद 90 दिनों से अधिक दिन तक रहता है ओवर ड्यू डेट से, तो वह अकाउंट भी, वह बिल परचेस अकाउंट भी एनपीए हो जाता है। उसी तरह से कैश क्रेडिट में जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है ड्यू डेट में, उस ड्यू डेट से अगर 90 दिनों से ज़्यादा दिन तक है तो वह अकाउंट भी एनपीए हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो टेक्निकल रीजन से भी एनपीए होते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट अगर ज़्यादा पुराना है, ज़्यादा पुराना मतलब कि 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है, तो वो अकाउंट भी, उसमें नई स्टेटमेंट ली जाती है। अगर कोई सीसी या ओडी अकाउंट है, उसमें रिव्यू नहीं हुई है, तब भी अकाउंट एनपीए हो जाएगा। अगर कोई सैंक्शन अमाउंट एडहॉक सैंक्शन किया गया है किसी लोन अमाउंट में, उसका भी रिन्यू और रिव्यू टाइमली होना चाहिए। तो इन 3 जो मुख्य कारण है, टेक्निकल कारण है, इसके कारण भी अकाउंट एनपीए होता है। तो चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं और विशेष रूप से जानेंगे कि क्यों होता है। सबसे पहला बात है कि अगर हम लोग जो लोन देते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए, जो बैंक लोन प्रोवाइड करती है बैंक वर्किंग कैपिटल के लिए, तो वो होता है सीसी नेचर का लोन अकाउंट होता है। उसमें हम लोग स्टॉक स्टेटमेंट को देखते हुए लोन देते हैं। उसका स्टॉक स्टेटमेंट जो भी उसका बिजनेस का होता है, उसको देख के ही उनकी ड्राइंग पावर बनाई जाती है। तो इसमें जो स्टॉक स्टेटमेंट है वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा पुराना है तो उसे नई स्टॉक स्टेटमेंट मांगी जाएगी ब्रोकर से। अगर 3 महीने से ज़्यादा पुराना स्टॉक स्टेटमेंट अभी भी है तो अकाउंट इरेगुलर माना जाएगा, और यह इरेगुलरिटी कंटिन्यू रहता है 90 दिनों तक, तब अकाउंट एनपीए हो जाएगा। ड्राइंग पावर इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल अकाउंट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टॉक स्टेटमेंट विच इज ओल्डर देन 3 मंथ्स एंड इरेगुलर या ओवर ड्राइंग्स आर परमिटेड इन द अकाउंट फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज। नेक्स्ट है, ऑल अकाउंट्स मस्ट बी रिव्यूड विद इन ड्यू डेट विच इज़ 12 मंथ्स फ्रॉम द सैंक्शन डेट। जितने भी अकाउंट्स लोन अकाउंट है वो सैंक्शन डेट से विद इन 12 मंथ्स में रिव्यू कर लेना चाहिए। इफ़ द लोन अकाउंट्स नॉट रिव्यूड विद इन 180 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिव्यू, देन अकाउंट्स बिकम एनपीए। अगर ड्यू डेट से, जिस दिन ड्यू हुआ है रिव्यू करने का, उस ड्यू डेट से 180 दिनों में भी रिव्यू नहीं की जाती है, तो वह अकाउंट एनपीए हो जाता है। तो ये भी एक टेक्निकल रीजन है। सीसी, ओडी और जो भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उसमें रिव्यू करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडहॉक सैंक्शन के जो लिमिट हम लोग एडहॉक सैंक्शन दिया जाता है किसी अकाउंट को। एन अकाउंट वेयर रेगुलर एंड या ओडी एडहॉक लिमिट क्रेडिट हैव नॉट बीन रिव्यूड या रिन्यूड विद इन 180 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट या ड्यू डेट ऑफ एडहॉक सैंक्शन। अगर कोई एडहॉक सैंक्शन लिमिट किया गया किसी अकाउंट में
अगर 180 दिनों के अंदर में अगर कोई उसमें रिन्यू या रिव्यू नहीं की जाती है तब वह अकाउंट भी एनपीए हो जाता है। तो इस तरह से मुख्य रूप से तीन टेक्निकल रीजन था जिससे अकाउंट एनपीए होने का चांस होता है। सम अकाउंट्स नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे लोन अकाउंट होते हैं जिसमें एनपीए होने का कोई चांस नहीं होता है अगर सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है। तो वह अकाउंट होता है जो भी लोन अकाउंट है टर्म डिपॉजिट के अगेंस्ट खुलती है या एनएससी अगेंस्ट के खुलती है, केपीवी, आईवीवी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट जो भी लोन होता है वो सारे लोन अकाउंट्स एनपीए ट्रीट नहीं की जाती है अगर उसमें सफिशिएंट मार्जिन अवेलेबल है। तो एडवांसेज अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल अदर सिक्योरिटीज आर नॉट कवर्ड बाय दिस एग्जम्पशन। देखिए, जो एडवांस दी जाती है गोल्ड के अगेंस्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट या कोई भी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट लोन दी जाती है उसमें एनपीए क्लासिफिकेशन होती है, असेट क्लासिफिकेशन होती है। इसमें इस तरह का एग्जम्पशन नहीं रखा गया है। आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटीज वैल्यू क्रेडिटेड टू loan accounts, thereafter any amount remains in the loan accounts, then remaining outstanding balance classified into loss category। देखिए, अगर कोई भी लोन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट दी गई है, अगर सिक्योरिटी मैच्योर हो गया तो उस मैच्योरिटी वैल्यू को समायोजित कर देंगे लोन अकाउंट में। उसके बावजूद भी कुछ शेष अमाउंट बचता है तो अगर जो शेष अमाउंट बच गया अकाउंट का तो सीधा लॉस कैटेगरी में क्लासिफाइड हो जाता है। तो बेटर यही होगा जो भी सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट लोन देते हैं उसमें सफिशिएंट मार्जिन रख ही दिया करें ताकि मैच्योरिटी टाइम ऐसा केस ना बन पाए। नेक्स्ट है, इफ़ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी as assessed by the bank या approved valuer या RBI is less than 10% of the outstanding in the borrower account, the existence of security should be ignored and assets should be straightaway classified as loss asset। देखिए, जो भी अगर आरबीआई के द्वारा या फिर कोई भी अप्रूव्ड वैल्यूअर है बैंक का या बैंक खुद ही असेस्ट किया है कि इसमें सिक्योरिटी जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस से 10% कम है, तो जो वो उसे लोन अकाउंट में जो 10% से कम है सिक्योरिटी का वैल्यू उसको सीधा लॉस अकाउंट में क्लासिफाइड कर दिया जाता है, लॉस असेट में सीधा क्लासिफाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन बी रिकॉर्ड as significant when the realizable value of the security is less than 50% of the value assessed by the bank or accepted by RBI at the time of last inspection, as the case may be. Such NPA may be straight away classified under doubtful category। देखिए, कुछ सिक्योरिटी ऐसे हैं जिसका वैल्यू 50% से कम होती है, तो उस केस में क्या है, अगर किसी ने असेस्ट किया है RBI के द्वारा या फिर बैंकों के द्वारा कि सिक्योरिटी का वैल्यू 50% से कम है तो उस लोन अकाउंट को सीधा डाउटफुल कैटेगरी में डाल देंगे। तो हमने अभी देखा कि लॉस अकाउंट केवल रिपेमेंट करें ना करें उससे भी होता है, तो रिपेमेंट नहीं करने से भी होता है। अगर उनकी सिक्योरिटी वैल्यू आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10% से कम भी होता है तो सीधा लॉस अकाउंट में चला जाता है। अगर किसी सिक्योरिटी का वैल्यू 50% से कम हो गया तो उनको डाउटफुल में रख दिया जाता है कि भैया ये डाउटफुल हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका रिपेमेंट होगा नहीं होगा, इसलिए डाउटफुल कैटेगरी में इनको क्लासिफाइड कर दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे सब स्टैंडर्ड एसेट्स। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि पिछले जो सेशन हुई थी, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे स्टैंडर्ड एसेट्स। तो स्टैंडर्ड एसेट्स किसे कहते हैं? जिस भी लोन अकाउंट का रिपेमेंट ड्यू डेट पे प्रॉपर हो रही है, आ रही है,
बैंकों को इनकम जनरेट हो रही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वह असेट स्टैंडर्ड कहलाता है। सब स्टैंडर्ड असेट्स वह है जिसमें अगर कोई भी अकाउंट एनपीए हो गया और 12 महीने तक रहता है तो उसको सब स्टैंडर्ड असेट्स बोलते हैं। ये सब स्टैंडर्ड असेट्स इज वन विच हैज रिमेंड एनपीए फॉर ए पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। तो इस 12 मंथ्स के पीरियड में जो भी एनपीए अकाउंट है वो अकाउंट्स सब स्टैंडर्ड असेट्स कहलाता है। डाउटफुल असेट्स किसे कहते हैं? एन एसेट इज क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ द रिमेंड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अब देखिए वहाँ पे जैसे सब स्टैंडर्ड असेट्स तो हो गए 12 मंथ के लिए, जैसे ही 12 मंथ से एक्सीड करेगा वो चला जाएगा डाउटफुल असेट्स के क्लासिफाइड हो जाएगी। अब डाउटफुल असेट्स में 3 तरह का कैटेगरी होता है, जिसे सब कैटेगरी बोल सकते हैं। वो होता है डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। डाउटफुल 1 में क्या होता है कि अगर जो अकाउंट एनपीए हो जाते हैं तो एनपीए ड्यूरेशन से 12 महीने से अधिक और 24 मंथ्स तक जो अकाउंट्स रहता है उसे डाउटफुल 1 कैटेगरी में रखते हैं उस अकाउंट को। अगर कोई अकाउंट्स 24 मंथ से अधिक और 48 मंथ तक रहता है इस ड्यूरेशन में तो डाउटफुल 2 कहते हैं। अगर कोई अकाउंट्स 48 मंथ से भी अधिक तक एनपीए रह चुका है या फिर हो गया है तब उस कैटेगरी को बोलते हैं डाउटफुल 3 कैटेगरी। तो डाउटफुल 1 में कितना दिन तक होता है एनपी ड्यूरेशन से? 12 महीने से अधिक और 24 महीने तक। डाउटफुल 2 कैटेगरी में होता है 24 मंथ से अधिक 48 मंथ तक। डाउटफुल 3 में होता है 48 मंथ से अधिक समय तक जो भी अकाउंट है डाउटफुल 3 कैटेगरी में चला जाता है। और ये सारे पीरियड है एनपी ड्यूरेशन से। नेक्स्ट है लॉस असेट। ए लॉस असेट इज वन वेयर लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर और द आरबीआई इंस्पेक्शन बट द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिटन ऑफ होली। जो लॉस असेट जैसे क्लासिफाइड करने के बाद ये नहीं होता है कि उसका पूरा रिटर्न ऑफ होता है, उसमें कोई रिकवरी करने का चांस नहीं रहता है। रिकवरी कर सकते हैं, प्रोसेस चलता रहता है रिकवरी का, लेकिन एक तरह से बैंकों का आरबीआई का नियम है कि आप उस असेट्स को लॉस कैटेगरी में डाल दीजिए ताकि आप उसका प्रोविज़न भी कर सकें। तो फ्रेंड्स, प्रोविज़न का भी हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं कि किस तरह से कितने % का प्रोविज़न करते हैं कौन कौन से अकाउंट का। तो लॉस असेट वह असेट होता है जिसमें अगर आरबीआई का इंस्पेक्शन हुआ है, नबार्ड का इंस्पेक्शन हुआ है या बैंकों का इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर जो इंस्पेक्शन करते हैं बैंक ब्रांचों का, उसमें अगर बोल दें कि ये अकाउंट लॉस है, इसमें कोई भी रिकवरी का चांस नहीं बन रहा है, तो उस अकाउंट को लॉस असेट में वर्गीकरण कर दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं प्रोविज़न के बारे में कि स्टैंडर्ड असेट्स में जो भी अकाउंट्स होते हैं उनके कितने प्रोविज़न करते हैं, सब स्टैंडर्ड असेट्स के कितने प्रोविज़न होते हैं, उसमें भी सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे डायरेक्ट एग्रीकल्चर लोन्स जो होता है, एसएमई लोन होता है, उसमें 0.25 का प्रोविज़न की जाती है, जो कि ये सारे अकाउंट्स स्टैंडर्ड के बारे में मैंने चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। कमर्शियल रियल एस्टेट में 1% का प्रोविज़न की जाती है और अदर्स, इसके अलावा जो भी अकाउंट होते हैं नॉर्मली उसमें 0.4% का प्रोविज़न की जाती है। ये सारे अकाउंट्स स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी 0.25, 1% और 0.4% का प्रोविज़न होगा। नेक्स्ट है सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स वह एसेट्स होता है जो एनपीए 12 महीनों तक की रहती है, उसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं। तो सब स्टैंडर्ड में भी सिक्योर्ड होता है और अनसिक्योर्ड होता है। सिक्योर्ड एसेट्स वह एसेट्स होता है जिसमें सिक्योरिटीज लगी होती है, मार्जिन अवेलेबल होता है। अनसिक्योर्ड वो होता है जिसमें सिक्योरिटी नहीं लगी होती, सिक्योरिटी का वैल्यू 10% से भी कम होता है, कोई भी मार्जिन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, ये अकाउंट अनसिक्योर्ड होता है। तो इसमें प्रोविज़न क्या होता है, सिक्योर्ड में 15% और अनसिक्योर्ड में 25%। 15, 10, 25 ऐसे याद रखिएगा। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड 15,
उसके बाद 10 जुड़ने के बाद 25 आता है, तो 15, 10, 25 है ना। 15% सिक्योर्ड में और अनसिक्योर्ड में 25% है। और स्टैंडर्ड में क्या देखे थे, अगर कोई लोन एग्रीकल्चर लोन है, SME लोन है, तो उसमें 0.25% का, कमर्शियल रियल एस्टेट जो लोन है उसमें 1% का प्रोविज़न होता है। उसके अलावा कोई भी अदर्स अकाउंट है नॉर्मली, उसमें 0.4% का प्रोविज़न की जाती है। सब स्टैंडर्ड एसेट में सिक्योर्ड 15%, अनसिक्योर्ड 25%। नेक्स्ट है डाउटफुल। तो डाउटफुल में सिक्योर्ड होता है, और डाउटफुल में 3 सब कैटेगरी होते हैं, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। तो डाउटफुल 1 में 25%, डाउटफुल 2 में 40%, डाउटफुल 3 में 100%। 25%, 40%, 100%, ये 3 तरह के प्रोविज़न होते हैं डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 के लिए। और ये तीनों अकाउंट सिक्योर होना चाहिए, तभी डाउटफुल 1 में 25% कर सकते हैं, डाउटफुल 2 में 40% कर सकते हैं, डाउटफुल 3 में 100% कर सकते हैं। अगर डाउटफुल अनसिक्योर्ड होगा तो उस केस में 100% का प्रोविज़न होता है। आपको एनी हाउ 100% जितना भी उसमें लोन आउटस्टैंडिंग उतने का आपको प्रोविज़न करना पड़ेगा। देन लॉस असेट। तो लॉस असेट में जो भी लॉस असेट होते हैं अकाउंट्स, उसमें भी 100% का प्रोविज़न की जानी होती है। डाउटफुल 1 जैसा बताया था आपको कि 12 महीने से अधिक और 24 महीने तक रहती है कोई भी अकाउंट NPA, तो वह अकाउंट डाउटफुल 1 होता है। और जो भी NPA ड्यूरेशन से 24 मंथ से अधिक और 48 मंथ्स तक रहती है, तो उस अकाउंट को डाउटफुल 2 कैटेगरी में डाल देते हैं। डाउटफुल 3 कैटेगरी में डालने का मतलब हुआ कि कोई भी NPA अकाउंट है जो 48 महीने से भी अधिक तक NPA रही है, तो उस अकाउंट को डाउटफुल 3 में डाल दिया जाता है। तो इस तरह सबका प्रोविज़न है। प्रोविज़न को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।